कि इसकी क्या पहचान है, कितना कद है, कैसा रंग है, कितना वजन है, इस बाजू पे क्या बना हुआ है, उस बाजू पे क्या बना हुआ है, कहाँ कौन सा निशान है, ये पुलिस रिकॉर्ड का एवरीथिंग मौजूद है। कि बाजू पे टैटू बना हुआ था, लिखवाया हुआ था नाम मोहम्मद सिंह आजाद। ये एक इतनी बड़ी बात है कि जिसको कोई झुठला नहीं सकता कि ये उसके शरीर पे ही लिखा हुआ था। इससे ज्यादा नजदीक तो कोई चीज भी नहीं होती। और इसको कोई जबरदस्ती नहीं लिख सकता, और इसको कोई पुलिस भी नहीं लिख सकती जबरदस्ती कि भी ये तो फ्रेम कर दिया, किसी ने बाहर से चिपका दिया, ऐसी कहानियां नहीं। ये उसके बाजू पे लिखा हुआ। मैंने बाजू पर टैटू बनवाया हुआ है इस नाम का। जब कैक्सटन हॉल में मैंने ओडवायर को गोली मारी तो मोहम्मद सिंह आजाद के नाम से ही मैंने पुलिस को बयान दिया था। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। किसने बयान दिया? मोहम्मद सिंह आजाद के नाम से। लेकिन क्योंकि आप सोचते हो कि भाई मोहम्मद सिंह आजाद एक मुस्लिम नाम है और जिसमें सिख भी है, शामिल है, और इंटरनेशनल लेवल पर जब इसकी चर्चा होगी इस नाम के साथ, तो इसका अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ने वाला है। तो इसलिए ये इंसिस्ट करते रहे कि मेरा नाम जो है मोहम्मद सिंह आजाद है, लेकिन जो पासपोर्ट का नाम था उधम सिंह, उसी को अंग्रेज गवर्नमेंट ने, और इस पे खूब डिस्कशन है कि भाई इसका किस नाम से वो किया जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है इसके उसमें कि जिस नाम को सबसे ज्यादा पसंद करते थे। कि मैंने पुलिस को बयान दिया था, मैंने कहा था कि मेरा नाम ना बदल देना, मेरा नाम है मोहम्मद सिंह आजाद। बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि उन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद रखा हुआ था, कि जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख सारे शामिल हैं, और आजाद भी शामिल है कि देश की आज़ादी वो चाहते थे। मतलब इस तरह से भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन जो उनके रिकॉर्ड में है, जो पुलिस की फाइल है, उसमें मोहम्मद सिंह आजाद है, राम मोहम्मद सिंह नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि यहाँ रख दे, कोई जरूरत नहीं कि कोई मतलब ये बाद में इस तरह की बात लगती है। खैर, मेरे जैसे वक्त के मारों के लिए वरदान था अनाथ आश्रम। अनाथ आश्रम में रहा 10 साल, 1907 से और 17, 18, 8 से मतलब। तो उस समय अनाथ आश्रम के मैनेजर थे सरदार सोन सिंह, बाबू धन्ना सिंह के दामाद। वही ओवरसियर बाबू धन्ना सिंह जिन्होंने मेरे बापू की नौकरी लगवाई थी। बाबू धन्ना सिंह की बेटी सरदारनी माया देवी ने साधु सिंह को पहचान लिया था। अनाथ आश्रम की जिंदगी बाहर की जिंदगी से कुछ अलग थी। हॉस्टल है एक तरीके से, बंधा बंधाया नीरस सा रूटीन। सुबह उठो, सो जाओ, नहाओ, पाठ करो, नाश्ता करो, फिर 2-3 घंटे कुछ काम करो, दोपहर का खाना खाओ, शाम को खेल लो, फिर खाना खाओ, पाठ करो, सो जाओ। रोज वही काम, वही रूटीन। जिंदगी के सबक यहीं सीखे। घूमने निकल जाते हैं जिधर मन करता, रेलवे स्टेशन, रामबाग, हाल बाजार, सिविल लाइन, ये अमृतसर के बहुत ही पॉपुलर जगह हैं ये सारी। कहीं भी जलसा जुलूस निकलता तो हो लेते साथ साथ। वो अमृतसर आप जानते हो कि पॉलिटिकल केंद्र था, लाहौर और अमृतसर नजदीक नजदीक हैं, और अमृतसर भी एक अपने आप में राजनीतिक गतिविधियों का एक बहुत बड़ा केंद्र था। तो जलसा जुलूस निकलता तो हो लेते साथ साथ। कहां गया? बड़ा मजा आता जिंदाबाद मुर्दाबाद करने में। एक बात जिसने मुझे तोड़ दिया ये थी कि मेरे भाई साधु सिंह भी मुझे दुनिया में अकेला छोड़ गए। निमोनिया बिगड़ गया था। ये बात है 1917 की। मन बहुत ही उदास हो गया था, लगता था दुनिया ही उजड़ गई। मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आते। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके की बातें कही हैं उधम सिंह की ज़िंदगी के बारे में, कि वो यहाँ तक भी पहुँच गए थे कि ज़िंदगी का कोई फ़ायदा ही नहीं है, निराश हो गए, बहुत ही उदास हो गए, जैसे सुसाइडल उस तक लोग चले जाते हैं ना कि भी अब मेरा ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है। यहाँ तक जो है भाई की डेथ के ऊपर, इससे ये पता लगता है कि बहुत ही उनका जुड़ाव था इमोशनल, मतलब उसके साथ, और अपना जीवन जो है वो अकेले रह गए हैं बिल्कुल। कोई परिवारिक जन, कोई रिश्तेदार अब दुनिया में नहीं है। एक अनाथ आश्रम में सबको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता। मेरा मन पेचकस प्लास में लगता, मशीनों के साथ मजा आता। नतीजा ये हुआ कि मैं मैकेनिक बन गया। अब ये उस जमाने में ना बहुत बड़ी बात है।
अभी जब भी लोग सारे जो दस्तकारी और वो मशीनों के साथ जो काम करते थे बड़े बड़े, वो तो आप समझ सकते हो कि भी जमाना शुरू हुआ था इंडिया में। ये हुनर जिंदगी भर काम आया। वो ना बहुत सारे काम फिर उसने किए उधम सिंह ने, कि जैसे रेलवे के उस टाइम पे लाइनें बिछ रही थी, और ये जो जितनी लाइनें बिछ रही थी, जो स्लीपर्स काटने का जो काम था, लकड़ी का काम होता था, तो ये उस टाइम पे बड़ी बड़ी, मतलब आप समझ सकते हो कि भाई कितना बड़ा इलाका और एरिया था। ये हुनर जिंदगी भर काम आया। दुनिया में कहीं भी गया इसी हुनर से अपनी जगह बना ली। साइकिल मोटरसाइकिल मैं ठीक कर देता, लकड़ी लोहे का सारा काम मैं कर लेता, बिजली का काम मैं कर लेता। मेरा हाथ साफ था। दोस्त मित्र मुझे इंजीनियर कहते। मजे की बात है कि अमेरिकी रिकॉर्ड में भी इंजीनियर लिखा है। क्योंकि उधम सिंह में ना एक और इंटरेस्टिंग बात है कि दुनिया के सारे देश घूमे है इसने, एक शायद ऑस्ट्रेलिया उसको छोड़ के लगभग सब जगह गया। इसी उस पे इसकी बड़ी डिमांड थी ना कारीगरी की। जिसको ये काम आता है उसका बहुत ज्यादा स्वागत है। औपचारिक शिक्षा की डिग्री कोई थी नहीं। हाँ, उर्दू गुरमुखी पढ़ लिख लेता और काम चलाऊ अंग्रेजी भी। अंग्रेजी सरकार के रिकॉर्ड में भी मुझे कम पढ़ा लिखा यानी पुअर एजुकेटेड ही बताया, कि जब ये अंग्रेजी बोलते थे जिस तरीके की, उसके आधार पे जो पुलिस रिकॉर्ड है वो कहते हैं भी ये पुअर एजुकेटेड है। अब इसका ना दो तीन अर्थ हम लगा सकते हैं। एक तो ये है कि भी पढ़ाई में अच्छा नहीं है, एक ये है कि भी 8वीं से कम पास है, पुअर है, मतलब हायर एजुकेटेड नहीं है, इस तरीके से। तो एक बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। इससे यही वो लगता है कि यानी कि हायर डिग्री, जिस तरह से भगत सिंह वगैरह थे ना कि कॉलेज में गए, और दूसरे और जो क्रांतिकारी हैं वेल एजुकेटेड थे, उस तरह की बैकग्राउंड नहीं थी कि ये एक मैकेनिक, एक काम करने वाले बंदे, और इसमें से ऐसे बंदे निकलना एक बहुत बड़ी बात होती है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार के बारे में पूरा याद है। उसको कैसे भूल सकता हूं? उस घटना ने विचलित कर दिया था मुझे। वो मंजर कभी भूल नहीं पाया। अमृतसर में कई साल बाद तक इस घटना के चर्चे रहे। मैं लोगों की दास्तान सुनता तो खून खोलने लगता। एक अजीब सी चीज मेरे अंदर पनप गई। डायर से मुझे नफरत हो गई। उसका जिक्र आते ही आंखों में खून उतर आता। उस जालिम ने 1650 राउंड गोलियां चलाई थी। सरकारी रिकॉर्ड की माने तो 379 आदमियों की मौत हो गई थी। प्राइवेट रिपोर्ट तो और भी ज्यादा बताती हैं कि कितने लोग मारे गए थे। कितने तो बच्चे और औरतें थी। बाग में एक कुआं था, सैकड़ों लाशें तो उसी से निकली थी। अब ये भी एक बहुत ही वो है कि जलियांवाला बाग कांड क्यों हुआ, मतलब उसके बैकग्राउंड क्या, उसका रीजन क्या। जलियांवाला बाग कांड एक इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की एक बहुत बड़ी घटना है, जिससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने एक टर्न लिया, एक मोड़ है, मतलब पड़ाव है, एक ऐसे बोल सकते हैं उसको। और खास तौर पे गोलियां क्यों चलाई गई, ये भी एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी अंग्रेजों को इतने लोगों को मारने की, कि इतने मास लेवल पे गोलियां चलाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। कौन सी चीज ऐसी थी जिससे वो घबरा गए थे, जिससे वो डर गए थे। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था वहां पे कि इतने लोगों को गोलियां चलानी पड़ती, मारना पड़ता, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन क्या होने का अंदेशा था कि जिसकी वजह से आज की भी, यानी कि अभी कुछ साल पहले तो माफी मांगी है ब्रिटेन गवर्नमेंट ने जलियांवाला बाग कांड के लिए। मतलब ऐसी कौन सी बात थी कि इतने लोगों को गोली मारनी पड़ी, रीजन क्या था उसके पीछे। यदि पूरे उस जलियांवाला बाग कांड की रिपोर्ट्स देखें हम, जो इंक्वायरी रिपोर्ट्स हैं और जो प्राइवेट उस टाइम की रिपोर्ट्स हैं जिन अलग अलग लोगों ने जो बनाई, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी वो है। तो कहते खैर जलियांवाला बाग कोई बाग नहीं था बल्कि एक मैदान था, हम सब लोग जानते हैं उसको। 3 तरफ तो मकानों की पिछली दीवारें थी ऊंची ऊंची, एक तरफ से अंदर बाहर आने जाने का रास्ता था। वहां एक जलसा हो रहा था, हजारों लोग थे इसमें। अंग्रेज अफसर जनरल डायर फौजी दस्ते के साथ आया और दनादन गोलियां चलानी शुरू कर दी। न उसने चेतावनी दी, न जाने के लिए कहा। गोलियां चली धाएं धाएं,
भगदड़ मच गई, हाहाकार मच गया। गोलियां उसने इसलिए चलाई कि वह अंग्रेजी राज का विरोध करने वालों में दहशत पैदा करना चाहता था। असल में 1914 से 1918 तक विश्व युद्ध हुआ। बैकग्राउंड क्या कि विश्व युद्ध हुआ, इसमें भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया। उनको उम्मीद थी कि युद्ध के बाद अंग्रेज कुछ राहत देंगे। क्यों साथ दिया था? यदि अंग्रेज जीत गए तो ये हमें कुछ ना कुछ राहत देंगे। पर हुआ एकदम उल्टा। एक कानून लागू किया, उसका नाम था रोल्ट एक्ट। इस कानून में सरकार किसी को भी गिरफ्तार करती, जेल में डालती, ना वकील, ना दलील, ना अपील। लोगों को गुस्सा आया, विरोध शुरू कर दिया। अमृतसर में विरोध बहुत तीखा था। इसको कुचलने के लिए यहाँ के दो बड़े नेता डॉक्टर सत्यपाल गुप्त और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया। उनकी गैर कानूनी गिरफ्तारी के विरोध में था ये जलसा जुलूस। असल में पूरा शहर ही उमड़ पड़ा था। और ये ऐसा कहते हैं कि रामनवमी का दिन था और ईद भी उसके आसपास पड़ रही थी। और अंग्रेजों की जो सबसे ज्यादा उनके सामने समस्या यही थी कि यदि ये इकट्ठे हो गए ना तो फिर तुम यहां नहीं रह सकते। तो इसलिए कोई भी चीज कि रामनवमी के जुलूस में मुस्लिम पानी पिला रहे हो, सेवा कर रहे हो, तो उनके लिए ये खतरे की घंटी है। वो ऐसा सोचते थे। तो इसलिए बिना किसी उसके रिपोर्ट्स तो बहुत सारी हो, ये भी कहते हैं कि उससे पहले अमृतसर में कई घटनाएं घटी, कई अंग्रेज भी मरे पाए गए अलग अलग उसमें, कि रात को ऐसे मार देते थे। लेकिन वो सब जैसे फेक होती है ना कि भाई उसको जस्टिफिकेशन बनाया, गोलियां क्यों मारी हमने इसका, क्योंकि कोई कारण ही नहीं मिला गोली चलाने का, कोई कारण ही नहीं था। लोग बैठे हैं, विरोध कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, किसी के पास कोई हथियार नहीं है। गांव से आम साधारण लोग, यदि आप उनकी फोटो देखेंगे कि किस तरह के लोग थे जो उस जलसे में शामिल थे, वो कौन थे? तो साधारण बंदे हैं सारे के सारे। तो ये ऊधम सिंह के लिए एक ऐसी घटना बनी जिसने फिर जो है इसको सोचने के लिए, और पूरे ऊधम सिंह क्या पूरे पंजाब के अंदर ही, पूरे इंडिया के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर ही, मतलब एक ऐसी घटना थी जिसने, और अभी 1917 में भाई की डेथ होके हटी है, जिस सिचुएशन से वो गुजर रहे ऊधम सिंह, जिसके सामने कोई ऐसे रोजी रोजी कोई तस्वीर नहीं है अपने बहुत ही भविष्य की के भी जिसको वो है, तो वो यहाँ से कुछ मकसद जिंदगी के बनना शुरू होते हैं उसके, मतलब क्या किया जाए। इसके बाद ही गदर पार्टी से जुड़े, कि शहर के साथ देहात के लोग भी शामिल थे। असल में लोगों का जीना दूभर हो गया था। कि लोग क्यों शामिल हो रहे थे, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि लोग उस जुलूस में इतने लोग आए कैसे। विश्व युद्ध लोगों के लिए लेकर आया था कंगाली, भूखमरी, दरिद्रता। युद्ध खत्म होने के बाद गेहूं, जौ, जवार, बाजरा, चना, मक्का, कपड़े आदि सभी की कीमतें 3-3, 4-4 गुना बढ़ गई थी। कि लोग सिर्फ रोल्ट एक्ट की वजह से नहीं, क्योंकि लोगों को तो पॉलिटिकल राइट्स वैसे भी बहुत कम, राजनीतिक प्रक्रियाओं में बहुत कम लोग शामिल थे, लेकिन जो महंगाई बढ़ी, जिसका लोगों के साथ जीवन के साथ वास्ता पड़ता है हमेशा ही, आटा के हर चीज के रेट बढ़ गए, इतने ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। तो अब लोग क्या करें कि फ्रीडम, यदि हम ये देखें कि भी युद्ध के दौरान क्या रेट हैं और युद्ध के बाद कितने रेट हो गए, तो इस जलियांवाला बाग या वो जो घटनाएं हो रही थी उसमें लोगों की जो शामिल होने की जो बात है, वो दिखाई देगी कि लोग जो है किस तरीके से अंग्रेज गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी, इकोनॉमिक जो पॉलिसी थी, जो शोषण की पॉलिसी थी, लूट की जो थी, उसके खिलाफ कैसे लामबंद हो रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे, चेतना उनके अंदर कैसे आ रही थी। ये भी एक पॉइंट है जिसको मिस करते हैं अक्सर। यही बोलते हैं कि 1857 में भी यही बोलते हैं कि कारतूस थे चर्बी वाले, और यहां पे भी यही बोलते हैं कि लोग इकट्ठे हो रहे थे। लोग इकट्ठे क्यों हो रहे थे, उसके जो इकोनॉमिक रीजन है, आर्थिक जो कारण है, तो वो भी एक बात होती है।
अपने समय के क्रांतिकारियों से मिला कि नहीं मिला, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। उधम सिंह के साथ बात करते हुए बहुत सारी, आपने देखा होगा बहुत सारे सीरियल बने हैं, बहुत सारी फिल्में बनी हैं उधम सिंह पे, बहुत फिल्म आज भी बन रही हैं। अभी बनी है ना पीछे 2-1 साल पहले फिल्म उधम सिंह पे, बहुत चर्चित हुई है, जो बहुत अवार्ड मिले हैं उस फिल्म को। कितने साल हो गए, जैसे एकदम बाढ़ सी आई थी भगत सिंह पे फिल्में बनने की, एक फिल्म उधम सिंह पे भी बनी है अभी पीछे। और मेरे ख्याल में क्रांतिकारियों में सबसे पहले भी इन्हीं पे बनी है फिल्म, उधम सिंह पे ही। तो ये करैक्टर हमेशा ही मतलब एक दिलचस्पी का विषय रहा है कलाकारों की, या कि एक फिल्म का करैक्टर बनने की। तो ये कि भगत सिंह के साथ दिखा देना, मतलब ऐसे कि बिल्कुल साथ थे, ऐसे थे, वो इस तरह की भी बहुत सारी कहानियां, वो एक फिल्मी युक्तियां होती हैं। चलो खैर, मिला कि नहीं मिला ये बात तो जानने लायक है। भगत सिंह तो मेरा ब्रेन फ्रेंड है, मानस मित्र, मेरा सबसे प्यारा दोस्त। कभी मिले नहीं भगत सिंह से, क्योंकि जब भगत सिंह की और उधम सिंह की टाइम लाइन को हम देखते हैं कि वो कभी मिले होंगे, कि ये 5 साल जेल में रहे, जब ये छूटे तो भगत सिंह को फांसी पे चढ़ाया जा चुका था, और जब ये अमेरिका से इंडिया में आई तो भगत सिंह कहाँ थे। तो इसमें आप देखें तो मतलब थोड़ा सा लगेगा। मेरा सबसे प्यारा दोस्त हमेशा मेरे साथ रहता है, ये देखो उसकी फोटो हमेशा साथ रखता हूं। वो मुझसे 9 साल बाद दुनिया में आया, यानी कि भगत सिंह 1908 में पैदा हुए, पर 9 साल पहले शहीद हो गया, 1931 और 40 ये इनका हुआ। बड़ा फास्ट था बंदा, उससे मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है। उसने अपने भाई कुलतार को पत्र में लिखा था ना, जो आखिरी पत्र है भगत सिंह का अपने छोटे भाई को, हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी, रहे रहे ना रहे। कि हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, की जो मेरे विचार के जो करंट है, जो उसकी ऊर्जा है, जो यहां बैठे हुए सभी को जगा रही है, थोड़ा बहुत करंट मिल रहा है, यहीं से मिल रहा है, नहीं तो नहीं कहां से मिलेगा। और तो हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी, ये जो खाक, मुश्ते मतलब मुट्ठी, एक खाक की मुट्ठी, ये तो फानी है, ये तो खत्म हो जाने वाली है, विनाशशील है। रहे रहे ना रहे, ये तो ना ही रहेगी, सबने पता मरना तो है ही, एक दिन माटियों बनना है, ऐसे तो कहते हैं ना। मेरे दिलो दिमाग में भगत सिंह के ख्याल की बिजली दौड़ती रही। पता वो ख्याल क्या था? दुनिया से शोषण के बीज का खात्मा हो। शोषण के बीज का, सिर्फ शोषण ही नहीं, उसका तो बीज नाश होना चाहिए कि भी आगे भी पैदा ना हो, बीज का खात्मा हो, इंकलाब हो। मैं कहता हूं जिसके दिल में ख्याल नहीं वो इंसान ही नहीं। उधम सिंह जब उसे शहीद किया गया, उन दिनों में मुल्तान जेल में था, शहीद मतलब भगत सिंह को। हुआ यूं था कि अगस्त 1927 को मैं अमृतसर में था। ये 1927 को अमृतसर आए। अब बताते हैं कि कैसे इन 5 साल जेल में क्यों रहे। अचानक एक पुलिस वाले ने पीछे से मुझे पकड़ लिया। 4 पुलिस वाले थे। मैं कुछ समझता, इससे पहले इंस्पेक्टर बोला, हमें गुप्त सूत्रों से तेरे बारे में सूचना मिली है, और मेरी तलाशी लेने लगे। मेरे पास पिस्तौल थी, लाइसेंस था नहीं। फिर वो पूछने लगे कि बाकी सामान कहाँ है। मैं काला सिंह की वर्कशॉप पर रुका हुआ था। काला सिंह मतलब वो टाल था, लकड़ी का वर्कशॉप जो है, वहां रुका हुआ था। वहां मेरी अटैची की तलाशी ली, उसमें कुछ रसीदें थी, काला बटुआ था, जो उस टाइम मिली पुलिस की FIR में जो लिखी हुई है वो मैं बता रहा हूं। कुछ रसीदें थी, काला बटुआ था, कुछ सर्टिफिकेट, 6 फोटो और कुछ गदर पार्टी का साहित्य। गदर की गूंज, रूसी गदर, ज्ञान समाचार, पैम्फलेट, एक पैम्फलेट था गुलामी का जहर, गदर की दूरी, देशभक्तों की जान। ये उस टाइम पे बैन थे एक तरीके से, लाला हरदयाल और इनके गदर पार्टी के जो अमेरिका से साहित्य छपता था, ये वो है गदर की गूंज, करतार सिंह सराबा। उन्होंने पूछा कहां से आए हो? मैंने बता दिया अमेरिका से। अमेरिका से आया कराची और कराची से अमृतसर। फिर पूछने लगे किस लिए आए हो?
तेरे जिंदगी का मकसद क्या है? मैंने भी सच्ची बात बता दी। मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं मेरा मकसद यूरोपियनों को मारना है, जो भारतीयों पर शासन करते हैं, और मुझे बोल्शेविकों से पूरी हमदर्दी है। उनका मकसद भारत को विदेशी नियंत्रण से मुक्त करवाना है। कि मेरी एफिलिएशन किसके साथ है, यहां से पता लगता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो घटनाएं घट रही है, रूस की क्रांति बोल्शेविक पार्टी कि उनके साथ मैं किस तरह से उस मकसद से जुड़ा हुआ। यहां से यह पता लगता है कि ऊधम सिंह एक व्यक्ति के तौर पे किसी रंजिश के कारण या व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण या एक बदले की भावना के कारण नहीं गए थे वहां पे इंग्लैंड में, बल्कि एक बड़ा मकसद था, एक विचार था जो उनके अंदर लगातार लगातार पनपता जा रहा था, पनप रहा था। अब भगत सिंह की शहादत के बाद इंडिया में भी क्रांतिकारी आंदोलन बिखर गया। उसके बाद कोई बड़ा क्रांतिकारी उस तरह के मूवमेंट्स नहीं है। सारी उनकी जो पार्टी है, सारी जो बच गए थे साथी वो जेलों में थे, और जो ये 3 तो 7 शहीद ही कर दिए गए थे। तो यहां क्रांतिकारियों के पास भी करने के लिए उस तरीके से तो ये इंग्लैंड चले गए। तो ये कहीं ना कहीं ऊधम सिंह को सिर्फ एक बंदूक पकड़ा करके और प्रस्तुत करना हीरो, ये मैं कह रहा हूं कि उसको एक वैचारिक उसके साथ देखने की, जोड़ने की जरूरत है। और ये 5 साल की सजा क्यों हुई? क्योंकि उसकी अटैची में ये लिटरेचर था जो कि उस टाइम पे बैन था। वो क्यों रखते थे उस साहित्य को अपने पास? क्या जरूरत पड़ी हुई थी? तो क्या कहते हैं, जो बस बना दिया गैर कानूनी हथियार और राजद्रोही साहित्य रखने का केस, 5 साल की सजा काटी। आप समझते ही हैं भाई, केस तो बनते ही हैं, सरकारें बना ही रही हैं, बनाती रही हैं। राजद्रोह ये पीछा नहीं छोड़ रहा किसी भी एक बल्ले आदमी का, तब से शुरू हुआ है, जब से अंग्रेज आए राजद्रोह। अमेरिका में कई जगह रहा, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, शिकागो। अमेरिका में गदर पार्टी के कामरेडों से संपर्क हुआ, उनकी बातें सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते। वहां कामागाटा मारू जहाज के किस्से सुनता। ये भी एक बहुत बड़ी घटना है इंडिया की हिस्ट्री में। कामागाटा मारू एक जहाज था, 1911-10 की बात है शायद। ये एक गुरदीप सिंह होते थे जिनकी कंपनी थी, शिप उसका काम करते थे, कि वो यहाँ के बंदे गए और उनको एंट्री नहीं मिली, वहां पे खड़े रहे काफी दिन तक समुद्र में। फिर ये विश्व युद्ध छिड़ गया वहां से। मतलब ये एक अपने आप में कामागाटा मारू कि वो वापस आए। जब वापस आए तो उनका स्वागत यहां गोलियों से हुआ, कितने लोग उसके अंदर मारे गए। तो जो कामागाटा मारू जहाज है, ये अपने आप के अंदर मतलब एक वो बनता है। उसकी बातें सुनते तो फिर क्या हुआ, गदरियों की कुर्बानी के रोमांचक प्रसंग सुनकर मन में शहादत जोश मारती। अंग्रेजों के शोषण व जुल्म की दास्तान सुनकर उनसे चिढ़ होती। दुनिया में घट रही घटनाओं पर चर्चा होती। रूसी क्रांति की बातें चलती। पता चलता कि मजदूरों और किसानों ने जुल्म का जुआ उतार फेंका, ऐसा राज स्थापित किया जिसमें गरीब अमीर शोषित शोषित है ही नहीं। ये बड़ी बातें बड़ी अच्छी लगती। आप भी मेहनत कश तबके से ही थे। दिमाग में पक्की तौर पर बैठ गया कि दुनिया में सारे जुल्म, अत्याचार, युद्ध, फसादों की जड़ शोषण है, कि निचोड़ ये आ गया दिमाग के अंदर। दुनिया में कोई देश दूसरे देश का और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण ना कर सके, ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो ऐसा मकसद धीरे धीरे मिलना शुरू हो गया अमेरिका में जाकर के। जो दुनिया में इस तरह के प्रयास कर रहा है वो अपना दोस्त है, कि अपना पराये की पहचान क्या है, धार्मिक संकीर्णताएं, जातीय नहीं, कि जो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं वो अपना दोस्त है। रूस के क्रांतिकारियों से हमदर्दी हो गई। मेरे जहन में लाला हरदयाल के शब्द गूंजते, हमारा नाम है गदर, हमारा काम है गदर, भारत में होगा गदर, गदर होगा जब कलम बनेगी बंदूक, शाही होगी खून। ये लाला हरदयाल एक लीडर थे, आप सब लोग जानते हैं। गदर पार्टी की सोच मेरी सोच बन गई थी। मैं एक भारतीय के नाते और किसान के तौर पर
अंग्रेजी शासन को भारतीयों की जिंदगी के लिए हानिकारक समझता। पूंजीपति और बड़े जमींदार देश की पैदावार हड़प लेते, मौज उड़ाते, ऐश कूटते, हाई स्टैंडर्ड का जीवन जीते। लोगों की मेहनत लूट खसोट के बल पर देश के लोगों के उत्थान में रत्ती भर योगदान नहीं, न स्कूल खोलने में, न रोजगार देने में। 24 घंटे खेतों में खटते किसान दाने दाने को मोहताज, मेहनत कश मजदूर खून पसीना एक करते पर भूखों मरते। रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई हर चीज को तरसते। ये विश्लेषण कर रहा है कि कैसे, अब आप भी कर लो विश्लेषण अपने समाज का, कि भी जो मेहनत कर रहे हैं वो कहां है, उनके लिए कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं, और जो वो क्या कर रहे हैं। तो ये वो बार बार इस चीज का जिक्र करते हैं कि रोटी कपड़ा दवाई पढ़ाई जो भी चीजें हैं, इन सब के बारे में जो बड़े जमींदार हैं या बड़े सेठ हैं, पूंजीपति हैं। जमींदार का मतलब यहां 1-2 किला वाला भी अपना जमींदार समझा है सरपंच साहब। वो बड़े बड़े लोग होते थे जो कलकत्ता में रहे करते, जिन्हें न्यू नहीं पता मेरी कितनी पटी पड़ी है, बस नाज भर जाता है गोदाम, वो है करते जमींदार। यहां आधा किला वाला भी अपने मतलब सोचा कि मैं जमींदार हूं। इन जमींदारों की बात नहीं है, उन जमींदारों की बात है, जागीरदारों की, जिनके ऊपर हजारों एकड़ जिसके पास जमीन है, जिनको ये भी नहीं पता मेरी कहां कहां पड़ी है, सिर्फ कमाई आ रही है। तो ये उसकी बात कर रहे हैं। अंग्रेजों ने हमारे देश को एक जेल और नरक में तब्दील कर दिया। भारतीय राजनीतिक कैदियों के साथ जेलों में मारपीट की जाती, असहनीय कष्ट और तिरस्कृत किया जाता, महिलाओं के बाल पकड़कर गलियों में घसीटा जाता, अपमानित किया जाता, पहने औजार उनके शरीर में चुभोए जाते। इससे बहुत लोग पागल हो गए, बहुत से लोग अंग्रेजों के वहशी खूनी अत्याचारों से मर गए, बहुत से लोगों के चेहरे के अंग काट दिए, किसी के नाक काट लेना जैसे ये, और आंखें निकाल दी। अब ये जो घटना है आप देख समझते हो कि भी भगत सिंह और ने भी जेल में भूख हड़ताल की थी, 63 दिन की भूख हड़ताल, जिसमें शहीद जतिन दास शहीद हुए। और उसके बाद जो भगत सिंह के दूसरे साथी थे जो जेलों में थे, एक होते थे उनमें महावीर सिंह, जो कि इनको तो फांसी दे दी थी, लेकिन बाकी 8 जो दूसरे और लोग थे उन सबको उम्र कैद थी। एक थे महावीर सिंह। महावीर सिंह को ट्रांसफर कर दिया सेलुलर जेल, और वहां उनको भूख हड़ताल शुरू कर दी उन्होंने, यही कि भी यहाँ पे जेल के अंदर जो जुल्म अत्याचार हो रहे हैं, और उनको वो जबरदस्ती खाना खिलाने के लिए कोशिश करते। उसमें क्या करते थे कि बंदे को बिठा के कुर्सी पे, स्पेशल बनवा रखी थी इस काम के लिए, बांध के और रबड़ की पाइप मुंह में डाल के, और फिर उससे जो है दूध या कुछ चीजें डालते थे जबरदस्ती। अब महावीर सिंह पहलवान थे, तो वो महावीर सिंह की मृत्यु इसीलिए हुई थी कि उनको ये जबरदस्ती करते हुए वो दूध जो है उनकी फूड पाइप में ना जाकर के फेफड़ों में चला। और एक क्रांतिकारी जिसका जो जेल में था, और उसकी लाश जो है समुद्र में फिर उसके बाद बहा दी थी। तो उससे ये उसकी चिट्ठियों से ये पता लगता है। एक और भगत सिंह के साथी थे शिव वर्मा, बाद में भी जिंदा रहे बहुत समय तक यहाँ, यानी कि 2000 के आसपास उनकी मृत्यु हुई है शायद, उसके बाद ही हुई होगी बल्कि। उन्होंने एक किताब लिखी है मौत के साए में, शायद यही नाम है, या मौत के साए में, हाँ, इंतजार में। उनके ना संस्मरण है जेल में जो लोग कैसे कैसे पड़े हैं। उन्होंने ऐसे बता रखे, आप पढ़ो ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कि भी एक बंदा है जी जेल में, आज तक उसका मुकदमा भी शुरू नहीं हुआ, उम्र ही कट गई। चोरी के केस में पकड़ा गया था जिसकी सजा 6 महीने होनी थी, और वो 20 साल से जेल में पड़ा। क्यों? भूल गए उसको पकड़ के कि भाई आज यदि आप जेलों का हाल देखो ना, मेरे को एक बार मौका मिला जेल में ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के तौर पर करनाल जेल विजिट करने का।
आप यदि जेल में जाकर देखो भी कौन बंदे पड़े हैं यार, इनके क्या कसूर है, तो आप ये कहोगे कि भी इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं है कि जो बंदे गरीब बड़े हैं, जो अपने मुकदमे लड़ नहीं सकते, जो न्याय व्यवस्था में खड़े नहीं हो सकते, वो लोग पड़े हैं वहां। जो शातिर अपराधी हैं, पैसे वाले हैं, यदि आप जेलों की हालत देखोगे जाकर के कि भाई क्या हो रखा है, तो वो शिव वर्मा की जो मौत के इंतजार में जो किताब है, यदि उसको हम पढ़ें तो जेलों की जो दुनिया है उससे हमें पता लगा भाई क्या हो रखा हो। मतलब तो ये वो बता रहे हैं, क्योंकि ये तो इंडिया की जेलें थी। उधम सिंह तो रहे जेल में, इंडिया में भी रहे 5 साल, और उसके बाद जब गोली मारने के बाद, यानी कि 13 मार्च को जो ये इन्होंने किया था एक्शन, उसके बाद जुलाई तक जेल में रहे। और जब मुकदमा शुरू हुआ तब इन्होंने भी हड़ताल की, 42 दिन की हड़ताल है इसकी, उधम सिंह 42 दिन तक जेल में इन्होंने हड़ताल की। किस लिए की? वो तो इंग्लैंड की है। इंग्लैंड में तो आप सोचते हो कि भी कानून का राज, इंडिया में अंग्रेज जो करते थे और इंग्लैंड में जो करते थे उसमें तो जमीन आसमान का अंतर है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, दिलचस्प स्टोरी है। इसके माध्यम से यदि हम पूरी दुनिया की उन सब चीजों को जान सकते हैं उधम सिंह के उससे। अंग्रेजी आतंकवाद भारतीयों को कुचल नहीं सकता। अंग्रेजी आतंकवाद के साये में दयनीय हालात में जीने की बजाय अपने लोगों की खातिर मरना पसंद। मैं और मेरे देश के लोग अंग्रेजी साम्राज्यवाद के अधीन रहने के लिए संसार में पैदा नहीं हुए। ये उसी के शब्द हैं जो उन्होंने बयान लिखवाए हैं। मैं सोचता कि ताकत से ही अंग्रेजों को बाहर निकालना संभव होगा, क्योंकि जो धाराएं थी, गांधी की धारा भी थी और ये दूसरी धारा भी थी। ऐसे ऐसे विचार दिमाग में आने लगे। मैं खुद ही हैरान था कि मुझे क्या हो गया। असल में अपने लोगों से हमदर्दी, उनकी तकलीफें दूर करने के संघर्ष में दिमाग में नए नए विचार व योजनाएं आती। खुद से आगे निकलकर देखते हैं तो एक नई रोशनी दिखाई देती है। असल में यही एक चीज है कि जब बंदा अपने सेल्फ में ही रहता है, अपने स्वार्थों में या अपनी जिंदगी में घुसा रहता है, तब हो रहा है। यदि अपने से आगे निकल कर देखो तो फिर दुनिया कुछ अलग ही नजर आने लगती है, फिर जिंदगी के मकसद कुछ और ही हो जाते हैं। तो उधम सिंह भी जब अपने से बाहर निकले तो उधम सिंह बने, नहीं तो अपने पेचकस और पलास बढ़िया गुजारा कर दे और जीवन से चले जाते। अपने से बाहर निकल के सोचा तो वो यहां पहुंच गए। डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, गृह विभाग जो होम डिपार्टमेंट था उस टाइम पे, भारत सरकार की ओर से सन 1934 में गदर डायरेक्टरी जारी की गई थी, जिसमें अमेरिका, यूरोप, अफगानिस्तान और भारत में गदर आंदोलन में हिस्सा लेने वाले लोगों के नाम शामिल हैं। इस डायरेक्टरी में नंबर S44 पर उधम सिंह का नाम भी दर्ज है। उसका पूरा परिचय दिया हुआ है। अब आप ये देख लो कि अंग्रेजों ने एक डायरेक्टरी बनाई, हर एक बंदे को लोकेट किया, उनका परिचय दिया कि ये कौन बंदा है, कहां पैदा हुआ, क्या करता, क्या इसका रंग वगैरह वगैरह सारा कुछ दे रखा। किन बंदों को? जो गदर पार्टी के में शामिल थे। गदर पार्टी से इतने डरते थे अंग्रेज कि एक एक आदमी को पहचान करो, शिनाख्त करो, ना उसको पासपोर्ट देने, ना उनको उन देशों में जाने देना जहां गदर पार्टी का असर है। ये जो गदर पार्टी से जाड्डा चढ़ जाता था उनको, आप ये मान लो। तो जहां जहां आप, और गदर पार्टी के हीरोज की अभी उनकी 100वां साल था ना गदर पार्टी का 2013 में पंजाब के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि अब वो जो विदेशों में गए हुए थे पंजाबी,